अब सो भी जा बेटा, बहुत रात हो गई है। सुमन जी ने प्यार से रिया के सर को सहलाते हुए कहा। बस थोड़ी देर और माँ, जरा ये चैप्टर खत्म हो जाए। उन्होंने घड़ी में समय देखा, रात के 12 बजने वाले हैं। वो सोचने लगी, समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, पता ही नहीं चलता। कल तक यही नन्ही रिया मेरी गोदी में आकर छुप जाया करती थी, और अब ये कुछ दिनों में ससुराल चली जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। रिया उनकी बड़ी बेटी है और जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। ये जो कुछ समय उनके पास है, उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटी पर प्यार लुटाने की कोशिश कर रही हैं। उसकी विदाई के बारे में सोचकर ही सुमन जी का हृदय भर आता है। हर माँ की तरह उन्होंने भी अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने संजोए हैं, और शायद ये उनकी दुआओं का असर है जो रिया के मामले में ये सपने सच होते भी प्रतीत हो रहे हैं। सुमन जी और मोहन जी के 3 बच्चे हैं, रिया, भावना और कुलदीप। रिया उनकी बड़ी बेटी है जो पढ़ने में शुरू से ही होशियार रही है। जितनी वो खूबसूरत है उतनी ही समझदार भी। उसकी सगाई पास के गांव के बहुत बड़े जमींदार यशपाल जी के बेटे राघव से हुई है, जो कि इंजीनियर है। लड़के वालों के सामने रिया के परिवार की कोई हैसियत नहीं, पर एक शादी समारोह में राघव की माताजी सीता जी ने रिया को देखा और उसी समय निर्णय ले लिया कि अगर मेरे घर की बहू कोई होगी तो वो सिर्फ यही लड़की होगी। वो खुद रिश्ता लेकर रिया के घर आई थी। जब रिया को पता चला कि राघव इंजीनियर है और वो शहर में नौकरी करता है, तो उसने भी इस रिश्ते के लिए अपनी सहमति दे दी। सगाई वाले दिन जब राघव ने रिया को देखा तो उसे देखता ही रह गया। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सभी ने सीता जी की पसंद को बहुत सराहा। रिया को भी राघव बहुत पसंद आया। दोनों की जोड़ी सच में बहुत सुंदर थी। अपनी बेटी के भाग्य पर सुमन जी बहुत गदगद हो रही थी। इस समय दोनों परिवार शादी की तैयारी में लगे हुए हैं। राघव और रिया दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे थे। एक दिन राघव रिया से बाहर मिला, फिर उसने एक खूबसूरत सा गिफ्ट पैक रिया की तरफ बढ़ा दिया। राघव ने बोला, पहले खोल कर देखो तो सही। रिया ने जब उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत चैन थी, जिसके साथ एक दिल के आकार का बहुत ही सुंदर लॉकेट भी था। राघव बोला, इसे खोल कर देखिए। जब उसने लॉकेट खोला तो उसके अंदर राघव और रिया की बहुत सुंदर तस्वीर थी। इसे हमेशा अपने दिल के पास रखना, ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा, राघव बोला। उसके बाद उसने अपनी शर्ट का बटन खोलकर वैसा ही एक लॉकेट निकालकर रिया को दिखाया। ये हूबहू रिया के लॉकेट जैसा ही था, और इसमें भी उन दोनों की तस्वीर थी। रिया शर्म से लाल हो रही थी। उसने रिया के गले में लॉकेट पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो रिया ने आंखें बंद कर ली। ये प्यार के बहुत खास पल थे उन दोनों के लिए। पहली बार दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। तभी रिया का फ़ोन बजने लगा। दूसरी तरफ माँ थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बिटिया, तुम अभी तक घर नहीं पहुँची? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। माँ, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं राघव जी के साथ हूँ। ये सुनकर माँ खुश हो गई और बोली, अच्छा ठीक है, हम सब समझ गए, तुम दामाद जी के साथ हो, अब चिंता की कोई बात नहीं। उसने रिया से फ़ोन ले लिया और बोला, प्रणाम माँ जी, हम तो बस यूं ही रिया से मिलने पहुँच गए थे। आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में हम इन्हें घर लेकर आ रहे हैं। माँ जी हंसते हुए बोली, प्रणाम दामाद जी, रिया आपके साथ है, बस अब हमें कोई चिंता नहीं। आप क्यों संकोच कर रहे हैं? आपका तो रिया पर पूरा पूरा हक बनता है। अच्छा ही किया जो आप उससे मिलने चले आए। शादी से पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय व्यतीत करें और एक दूसरे को जानने समझने की कोशिश करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इतनी प्रार्थना है कि उसे शाम होने से पहले घर छोड़ दीजिएगा। अब तो माँ जी की भी सहमति मिल गई थी। रिया राघव बहुत देर तक एक दूसरे के साथ रहे और खूब बातें की। आज रिया बहुत खुश थी। पहली बार उसे लग रहा था कि उसकी शादी होने जा रही है और उसका पति भी रोमांटिक है। सही समय पर राघव ने उसे घर पहुंचा दिया। जब वो घर के अंदर दाखिल हो रही थी तब माँ जी की नज़र उसके गले में पड़े लॉकेट और चैन पर गई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। सुमन जी बोली, दामाद जी की पसंद को मानना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत है। उनकी आंखों में एक चमक आ गई।
रिया मुस्कुराते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। सुमन जी सोचने लगी, जब शादी के पहले दामाद जी रिया को इतना महंगा उपहार दे रहे हैं तो पता नहीं शादी के बाद उसे क्या क्या देने वाले हैं। उनके मन में लालच उतरने लगा। दोनों परिवारों में शादी की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी थी। इधर रिया और राघव भी घंटों फोन पर एक दूसरे से बातें करते रहते और अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुनते रहते। राघव ने शहर में रिया के लिए अच्छा सा घर भी देख लिया था और अपनी माँ सीता जी को साफ साफ बोल दिया था कि जैसे ही शादी के सारे रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे वो अपनी दुल्हन को लेकर शहर चला जाएगा। सीता जी उससे मजाक करते हुए कहती, हाँ तो चले जाना, हमें यहाँ कौन सा तुम्हारी बहुरिया का अचार डालना है। हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमें जल्दी से दादा दादी बना दो, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ हंसना खेलना और हम अपने पोते पोती के साथ। माँ की बात सुनकर राघव शर्मा जाता है। सीता जी हंसते हुए कहती, लो गई भैंस पानी में। हे राम, इतनी शर्म। बेटा अगर ऐसे ही शर्म करोगे तो हमारे पोते पोती को आने में अगला जन्म लग जाएगा। कहने को तो शादी में केवल 1 हफ्ता बचा था, पर राघव के लिए ये समय निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे समय रुक गया है, कब वो पल आएगा जब रिया उसकी दुल्हन बनेगी और हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। पर इंतजार का ये समय भी बीत गया और वो दिन आया जब रिया दुल्हन और राघव दूल्हा बना। घर में विवाह के मंगल गीत गाए जाने लगे। राघव बहुत खूबसूरत लग रहा था और सुनहरे रंग के लहंगे में रिया किसी परी से कम नहीं लग रही थी। यह लहंगा खास उसकी सास ने उसके लिए बनवाया था। इसमें सोने के तार लगे थे। आखिरकार बारात रिया के दरवाजे पर पहुंच गई और बारात का भव्य स्वागत हुआ। रिया सहेलियों के साथ खड़ी राघव को देख रही थी। वही राघव भी एकटक उसे ही निहार रहा था। अतिथियों का स्वागत किया गया। बारात के जलपान की व्यवस्था की गई। शादी की रस्में शुरू हो गईं। वरमाला के समय राघव के शरारती दोस्तों ने रिया को बहुत परेशान किया। वो बार बार उसे ऊपर उठा लेते, पर आखिरकार रिया राघव के गले में वरमाला डालने में कामयाब रही। कुछ समय बाद पंडित जी ने आदेश दिया, वर वधू को मंडप में बुलाया जाए। शर्माई सकुचाई रिया धीरे धीरे मंडप की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ जैसे मन का उत्साह 2 गुना हो रहा था। दुल्हन मंडप में आ चुकी थी, पर दूल्हे का कहीं अता पता नहीं था। पंडित जी बार बार दूल्हे को बुलाने के लिए बोल रहे थे। हर जगह राघव को ढूंढा जाने लगा, पर उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। दुल्हन है बारात है और दूल्हा नदारत, ये कैसी शादी हुई। वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोग राघव को ढूंढने में लगे हैं, पर उसका कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसके दोस्तों से भी पूछा गया, पर किसी को कुछ नहीं पता। आखिर राघव अपनी ही शादी से गायब कैसे हो गया। कुछ देर पहले तो वो कितना खुश दिख रहा था, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। घबराहट के मारे रिया का बुरा हाल हो गया। बहुत कोशिश की उसने अपने आंसुओं को रोकने की, पर नाकामयाब रही। खुद सुमन जी ये सब सुनकर हैरान है। उन्हें तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि दूल्हा अपनी ही शादी में भाग खड़ा हुआ है। ये कौन सा खेल खेल रही है किस्मत उनकी बेटी के साथ। जब कहीं भी राघव नहीं मिला, तब वर पक्ष और कन्या पक्ष के लोगों में तू मैं शुरू हो गई। लड़की वाले बोल रहे थे कि अगर लड़के को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। इस तरह शादी छोड़कर भागने का क्या मतलब हुआ। उसने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। ये सिर्फ इस लड़की के जीवन का सवाल नहीं है, ये पूरे गांव का मामला है। हमारे पूरे गांव की इज्जत दांव पर लगी है। आज तक हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़की मंडप तक पहुंच गई हो और शादी ना हुई हो। कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, पर उसे यहाँ हाजिर कीजिए, क्योंकि ये शादी तो होकर ही रहेगी। जमींदार साहब खुद बहुत परेशान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि राघव इस तरह शादी से क्यों भाग खड़ा हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन घात लगाए बैठा था और उसने ही सही मौका पाकर राघव के साथ कुछ कर दिया हो। उनके दुश्मनों की भी तो कमी नहीं। उन्होंने पत्नी को ये सब बताया तो उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। उन्होंने राघव को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कहीं कुछ सुराग नहीं मिला। अब तो लोगों को विश्वास हो गया था कि राघव के साथ किसी ने कुछ नहीं किया, वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। जमींदार साहब भी यही सोच रहे थे,
क्योंकि अगर ये किसी दुश्मन का काम होता तो कहीं से कुछ तो सुराग मिलता। बेटे ने आज उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। उन्हें लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा था। लोगों में बातें शुरू हो गईं। लड़का बाहर शहर में रहता था, जरूर उसने शहर में पहले से ही शादी की हुई होगी और ये शादी माँ बाप के दबाव में आकर कर रहा था। तभी तो भाग खड़ा हुआ। इन शहरी लड़कों का कोई भरोसा नहीं। गलती लड़की वालों की भी है, जिन्होंने ठीक से लड़के के बारे में जांच पड़ताल नहीं की। किसी ने कहा, भैया पैसा ऐसी ही चीज होती है कि इसके आगे कुछ नजर ही नहीं आता। अरे शक तो यहीं पैदा हो जाना चाहिए था कि इतने बड़े जमींदार एक गरीब की कन्या को क्यों अपने घर की बहू बनाएंगे। जरूर कोई कमी रही होगी इनमें, तभी तो। कोई बोला, मुझे तो शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी, कहाँ लड़के वाले और कहाँ लड़की वाले, ये तो बेमेल जोड़ी है। और एक बोला, सुना है खुद रिश्ता लेकर जमींदार साहब की पत्नी आई थी। तभी तीसरा तपाक से बोला, यहीं से बात साफ हो जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। इतने बड़े घर के लड़के के लिए रिश्तों की क्या कमी थी जो उन्हें ये गरीब की बेटी पसंद आई। इधर सुमन जी का बुरा हाल था, वो खुद 2 बार बेहोश हो चुकी थी। लोगों की बातें सुनकर उन्हें लग रहा था जैसे सारा दोष उनका है। बात सच थी, इतने बड़े घर से रिश्ता आया देखकर वो सब कुछ भूल गईं। लड़के और उसके परिवार के बारे में किसी तरह की छानबीन का तो विचार ही नहीं किया उन्होंने। रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राघव उसके साथ ऐसा कर सकता है। इधर गांव के बड़े बुजुर्गों और बारात में आए बड़े बुजुर्गों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अब इस समस्या का हल निकाला जाए। लड़का तो भाग गया, अब इस अभागिन लड़की के जीवन का क्या होगा। अगर शादी नहीं हुई तो झगड़ा बढ़ने का खतरा था। दोनों तरफ के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे। हाथापाई की नौबत आ गई थी। अगर बुजुर्ग बीच में नहीं आते तो अब तक न जाने कितने सर फूट चुके होते। सभी लोग जमींदार साहब से बहुत नाराज थे और उन्हें खूब खरी खोटी सुना रहे थे। जब लड़का काबू में नहीं था तो फिर उसकी शादी क्यों। इस लड़की का जीवन तो उसने बर्बाद कर दिया। बताओ अब क्या होगा इसका। अंत में तय हुआ कि शादी तो जरूर होगी। अगर दूल्हा भाग गया तो किसी बाराती को जो इस लड़की के योग्य हो ये शादी करनी होगी। जमींदार साहब को अपनी इज्जत प्यारी थी, वो भी खाली बारात लेकर लौटना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया। मेरे बेटे ने तो मेरी नाक कटवा दी। अगर आप लोग उचित समझे तो मेरे भाई का बेटा है अर्जुन, वो ये शादी करने के लिए तैयार है। ऐसे समय में उन्हें अर्जुन के रूप में अपनी इज्जत बचाने की एक आखिरी किरण दिखाई दी। अर्जुन को बुलाया गया और उससे पूछा गया, क्या वो इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार है। अर्जुन भी सारी परिस्थितियों को समझ रहा था। उसे पता था अगर ये शादी नहीं हुई तो यहाँ बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। उसने परिस्थितियों को देखते हुए शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। बड़े बुजुर्गों ने उससे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि वो किसी दबाव में तो ये शादी नहीं कर रहा और शादी के बाद इस लड़की का पूरा ध्यान रखेगा। कुछ सवाल और उसके पूछे गए ये जानने के लिए क्या वो शारीरिक और मानसिक रूप से इस लड़की के योग्य है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जमींदार साहब फिर कोई धोखा कर रहे हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए। जब उन्हें पूरी तरह से संतुष्टि हो गई तो ये प्रस्ताव लड़की के माता पिता के पास भेजा गया। रिया के पिता भी यही चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए। गलती चाहे किसी की भी रही हो, पर उंगलियां तो उनकी बेटी पर उठेंगी। सुमन जी को जब इस बारे में बताया गया तो पहले वो शादी के लिए तैयार नहीं हुई, पर जब उन्हें पता चला कि अर्जुन राघव का भाई है और अपने परिवार का इकलौता वारिस है तो वो भी तैयार हो गई। इसे अस्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं था। उन्होंने चुपचाप शादी के लिए अपनी सहमति दे दी। वैसे भी अब कुछ भी उनके हाथ में नहीं था। सबसे बड़ी परेशानी थी रिया को मनाने की। ये जिम्मेदारी सुमन जी ने निभाई। रिया शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो राघव को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। पर माता पिता की इज्जत, बड़ों का दबाव और भाई बहन का वास्ता देकर किसी तरह से सुमन जी ने उसे शादी के लिए तैयार कर ही लिया। इस तरह से ये शादी संपन्न हुई जिसमें ना दूल्हा ना दुल्हन दिल से भागीदार बने।
बस दूसरों की खुशी के लिए कर्तव्य समझकर उन्होंने ये शादी की। जमींदार साहब की इज्जत, सुमन जी की लाज और गांव की प्रतिष्ठा बच गई और इस तरह से परिस्थितियों से मजबूर दो अजनबी शादी के बंधन में बंध गए। जिस दिन का रिया को बेसब्री से इंतजार था, वो उसके जीवन का काला अध्याय साबित होगा। ये उसे भी कहाँ पता था। राघव की यादों को दिल में छुपाए, मांग में अर्जुन के नाम का सिंदूर लगाए, रिया अपने ससुराल पहुंच गई। जब बारात निकली थी तो चारों तरफ हर्ष और उल्लास था, पर ऐसे लौटी जैसे कहीं मैयत से वापस आए हों। सारा माहौल गमगीन और उदासीन है। जमींदार साहब आते ही अपनी पत्नी पर बरस पड़े। आज तुम्हारे कुलदीपक ने मेरी इज्जत लुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे अगर नालायक को शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। इस तरह भरी पंचायत में मेरी पगड़ी उछालने की क्या जरूरत थी। बरसों से कमाई हुई इज्जत 2 पल में मिट्टी में मिलाकर रख दी। वो तो मुझे समय पर बुद्धि आ गई और जैसे तैसे हम वहाँ से अपनी इज्जत और जान बचाकर निकले हैं। नहीं तो आज तो बहुत बड़ा झगड़ा खड़ा हो जाता। सीता जी ने पूछा, आपने क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने रिया की शादी अर्जुन से करवा दी। क्या अर्जुन? ये सुनकर उनके मुंह से चीख निकल गई। मेरी बहू को आपने उस नौकर के पल्ले बांध दिया। जमींदार साहब गरजे, हाँ वो तुम्हारी बहू है, क्योंकि तुम्हारे दूसरे बेटे अर्जुन की उसके साथ शादी हुई है। और खबरदार, जो आगे से फिर कभी उसे नौकर कहा। अब वो मेरा केवल एक ही बेटा है और वो है अर्जुन। राघव को मैं अपनी जिंदगी और जायदाद दोनों से बेदखल कर रहा हूँ। सीता जी बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर मौके की नजाकत को समझते हुए चुप रह गई। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, जब तक राघव वापस नहीं आ जाता तब तक मैं अर्जुन को रिया की परछाई भी नहीं छूने दूंगी। पर सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना होगा कि राघव आखिर इस तरह से कहाँ और क्यों गायब हो गया। बेटे के बारे में सोच सोच कर उनका मन बहुत बेचैन था। मन में तरह तरह के उल्टे सीधे विचार आ रहे थे, पर इस समय उन्हें खुद को संभालना था और रिया को जाकर सहारा देना था। उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। उस अर्जुन के साथ वो अपनी बहू रिया का नाम भी नहीं सुन सकती थी। इससे पहले कि ये शादी अस्तित्व में आए, उन्हें इसका अस्तित्व ही मिटाना था। उन्होंने रिया को राघव के कमरे में भेज दिया। ये सजा हुआ कमरा रिया को राघव की याद दिला रहा था। यहाँ की छोटी से छोटी सजावट भी राघव ने उससे पूछकर की थी। ये वही सपने हैं जो उन दोनों ने साथ मिलकर देखे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि राघव उसे इस तरह धोखा देकर भाग सकता है। जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है, बार बार उसका दिल कह रहा था और वो बस रोए जा रही थी। ये फूलों से सजा हुआ कमरा उसे कांटों की तरह चुभ रहा था। उसके लिए यहाँ पल भर भी गुजारना मुश्किल था। वो रोते हुए कमरे से बाहर निकली तो दरवाजे पर सीता जी मिल गई और दोनों एक दूसरे के गले लिखकर रोने लगी। उन्होंने रिया को धीरज बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटी, जब तक राघव नहीं आ जाता तब तक तुम मेरे पास उसकी अमानत हो। मुझे यकीन है वो जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएगा। रोते हुए रिया की हिचकियां बंध गईं और वो बोली, माँ राघव ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सीता जी बोली, बिटिया इस समय तो मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि राघव तुमसे बहुत प्यार करता है। वो जल्दी ही तुम्हारे पास लौट आएगा। सच्चाई क्या है जल्दी ही सबके सामने आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं चुपचाप नहीं बैठने वाली। राघव को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगी। चाहे वो पाताल में ही क्यों ना चला गया हो, उसे लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगी। पर तब तक के लिए तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो मेरा क्या होगा? अब इस मुश्किल घड़ी में हम सास बहू को एक दूसरे की हिम्मत बनना होगा। तुम समझ रही हो ना रिया मैं क्या कह रही हूँ? उन्होंने मजबूती के साथ रिया के हाथ अपने हाथों में लिए। रिया बोली, पर माँ ये शादी? सीता जी बोली, ये शादी नहीं, सिर्फ एक नाटक था लोगों का मन रखने के लिए और दोनों परिवारों की इज्जत बचाने के लिए। उस समय जो उचित लगा तुम्हारे ससुर जी ने किया, पर इस शादी को मानने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे ये शादी हुई है ऐसे ही तुम्हारा तलाक भी हो जाएगा और उसके बाद तुम्हारी शादी राघव से ही होगी। पर तब तक के लिए तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर में मेरे राघव की अमानत हो। तुम्हें किसी तरह की असुविधा नहीं होगी, मेरा तुमसे वादा है। पर इस समय सबसे बड़ा काम है राघव को ढूंढने का।
न जाने मेरा बेटा कहाँ और किस हाल में होगा। उसकी आंखें फिर से बहने लगी। रिया और सीता जी दोनों के ही माथे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने आगे कहा, जरूर किसी ने मौका देखकर अपनी दुश्मनी निकाली है। रिया बोली, क्या उनका कोई दुश्मन भी था? सीता जी बोली, हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन तो घर में ही है। रिया हैरान होते हुए बोली, इस घर में ऐसा कौन है? सीता जी बोली, और कौन होगा, वही जिससे तुम्हारी शादी हुई है, अर्जुन। रिया बोली, वो तो राघव का भाई है, भाई होकर भी भाई से दुश्मनी कैसी? सीता जी अर्जुन के बारे में रिया को बता रही थी कि राघव और अर्जुन सगे भाई नहीं है। असल में अर्जुन तुम्हारे ससुर जी के बड़े भाई का बेटा है। बहुत ही मनहूस है, अपने माता पिता और छोटी बहन को तो खा गया। अब उसकी नज़र मेरे राघव की खुशियों पर है। बचपन से ही वो राघव से जलता आया है, खुद तो जिंदगी में कुछ बन नहीं पाया और मेरे राघव को देखकर जलता है। रिया सोचने लगी, भाई होकर भाई में इतनी जलन कि उसकी शादी में ही विघ्न डाल दिया। वो ध्यान से अपनी सास की बातें सुन रही थी। सीता जी ने बताया कि अर्जुन अनपढ़ है, उसके लिए काला अच्छा भैंस बराबर है। बचपन में हमने कितनी कोशिश की उसे पढ़ाने की, पर उस समय तो उसे खेल कूद से फुर्सत नहीं मिली। और अब मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई, नौकरी और तरक्की देखकर जलता रहता है। अर्जुन के अनपढ़ होने की बात सुनकर तो जैसे रिया पर बिजली गिर गई और वो बोली, क्या वो अनपढ़ है? सीता जी बोली, हाँ, तभी तो कह रही हूँ, वो किसी भी तरह से तुम्हारे योग्य नहीं है। पता नहीं तुम्हारे ससुर जी ने ये क्या अनर्थ कर दिया। अरे उससे अच्छा तो वो तुम्हारी शादी घर के किसी नौकर से करवा देते, तब भी मैं तसल्ली कर लेती। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे उसके बुरे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। ये सब जानकर तो रिया का मन अर्जुन के लिए कड़वा हो गया। अभी तक तो वो अपनी परेशानी में इतनी उलझी हुई थी कि अर्जुन के बारे में कुछ सोचने का अवसर ही नहीं मिला था उसे। पर अब जो पहला विचार उसके मन में अर्जुन के लिए उत्पन्न हुआ था, वो था नफरत। रिया बोली, अगर अर्जुन इतना ही बुरा है तो फिर आप लोगों ने उसे अपने साथ क्यों रखा हुआ है? सीता जी बोली, अब क्या करे, दुनियादारी की भी सोचनी पड़ती है। जब माँ बाप गुजरे अर्जुन बहुत छोटा सा था, अब छोटे बच्चे को इस तरह अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। फिर इस समय मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं उसके खिलाफ। ये सब उसी ने किया है। जिस दिन मेरे पास सबूत होगा उस दिन अर्जुन इस घर से बाहर होगा। तब तक तुम उससे जरा बच कर रहना। रिया ने हाँ में गर्दन हिला दी। सीता जी अपनी चाल चल चुकी थी। उन्होंने रिया के मन में अर्जुन के लिए नफरत का बीज बो दिया था। अब बस जरूरत थी इसे समय समय पर पानी देने की। वो नहीं चाहती थी कि रिया और अर्जुन एक दूसरे के करीब आए। इसका कारण सिर्फ ये नहीं था कि राघव रिया से प्यार करता है या रिया उसकी पसंद थी। इसके पीछे उनका अपना स्वार्थ था। क्योंकि अगर अर्जुन जैसे अनपढ़ को रिया जैसी पढ़ी लिखी पत्नी मिल गई तो उनका राजपाट तो जाता रहेगा। राघव वापस लौटे या नहीं, पर इस शादी को उन्होंने किसी भी कीमत पर तोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके बाद सीता जी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया राघव को ढूंढने के लिए। शहर में उसके दफ्तर और दोस्तों हर जगह उन्होंने पता करवाया, पर कहीं भी उसके बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, रिया की निराशा भी बढ़ती जा रही थी और अर्जुन के लिए उसके मन में नफरत और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। अब तो उसे लगने लगा था कहीं ऐसा तो नहीं उसे पाने के लिए ही अर्जुन ने ये सब किया हो, क्योंकि वो सच में बहुत सुंदर थी। कॉलेज में भी उसे चाहने वालों की कमी नहीं थी। अब तो उसे अर्जुन के नाम से ही नफरत होने लगी थी। उधर जब सुमन जी को पता चला कि अर्जुन अनपढ़ है तो उन्होंने अपना सिर पीट लिया, पर फिर खुद को दिलासा दिया, अनपढ़ हुआ तो क्या हुआ, है तो करोड़ों का मालिक। उन्होंने रिया को सलाह दी, बेटी जो होना था हो चुका है, पुरानी बातों को भूल कर नई शुरुआत कर। ये तो अच्छी बात है कि वो अनपढ़ है और तू पढ़ी लिखी, अब उसे दबा कर रखना। रिया ने माँ को बताया कि मेरी सास राघव को ढूंढ रही है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा दी गई है। उन्होंने वादा किया है जैसे ही राघव मिल जाएगा मेरी शादी उससे करवा दी जाएगी। सुमन जी बोली, ये तो सच में अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि तेरी शादी तो पहले ही राघव के साथ हो रही थी, फिर वो शादी छोड़कर भाग क्यों? बिटिया होशियार रहना, ये लोग बहुत चालाक हैं,
खास तौर से तेरे सास ससुर। पति से तुझे कोई खतरा नहीं, उस अनपढ़ में कहाँ इतना दिमाग होगा। मुझे यकीन है वो तो सारी उम्र तेरी उंगलियों के इशारे पर नाचेगा। बस तू उसे अपने काबू में कर ले, इसी में सबकी भलाई है। मैं तेरी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। ये दिन में सपने देखना छोड़ दे, अपनी सास की बातों में मत आ। जैसा भी है अब वही तेरा पति है। इस सच्चाई को तू जितना जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही अच्छा है। अब राघव को भूल जाओ, समय रहते उसे अपना ले। उससे प्यार से बात करेगी तो वो तेरी हर बात मानेगा। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर, उस धोखेबाज राघव को भूल जा। उसके कारण आज ये सब हो रहा है। रिया बोली, माँ तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं राघव से प्यार करती हूँ। सुमन जी बोली, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। प्यार तो राघव भी बहुत करता था तो तुझसे। बता फिर तुझे छोड़कर क्यों चला गया? राघव तेरा अतीत है और अर्जुन तेरा आज। इस सच्चाई को तू जितनी जल्दी स्वीकार कर लेगी उतना ही तेरे लिए और हम सबके लिए अच्छा होगा। सुमन जी जब भी बेटी से बात करती तो उसे यही समझाती कि वो जल्दी से जल्दी इस शादी को स्वीकार कर ले। देख बेटी, अर्जुन में इतना दिमाग नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कोई उसके मन में तेरे प्रति जहर भर दे और फिर तू ना इधर की रह जाए और ना उधर की। राघव तो तुझे छोड़कर जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो अर्जुन भी तुझसे मुंह फेर ले। अब वो तेरा पति है और पति होने के नाते तुझसे कुछ इच्छाएं और अपेक्षाएं रखता है जिन्हें पूरा करना तेरी जिम्मेदारी है। जब भी माँ उसके साथ ऐसी बातें करती उसका मन अर्जुन के प्रति घृणा से भर उठता। माँ हो या सास, दोनों की ही बातें सुनकर उसे अर्जुन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट और दुख है उन सब का कारण केवल यही व्यक्ति है। उसके मन में नफरत और बढ़ती चली गई और 1 महीना होते होते वो भी अर्जुन के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी, जैसा कि उसकी सास सीता जी करती थी। पत्नी होने के नाते उसे अपने पति के सुख दुख में भागीदार होना चाहिए, पर वो तो अर्जुन को नौकर से अधिक कुछ नहीं मानती। उसने अपनी शादी को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उसके लिए अर्जुन सिर्फ एक नौकर है। उधर शायद अर्जुन भी इस रिश्ते की परिणति जानता है, इसीलिए कभी पति होने का अधिकार उसने भी रिया पर जताने की कोशिश नहीं की। पर रिया की नफरत को वो बखूबी समझता है। भले ही रिया के कटु वचन उसके हृदय पर कोई छाप नहीं छोड़ते, पर रिया अर्जुन को अपने सामने पाकर असहज हो जाती है। उसके लिए अर्जुन किसी बुरे सपने से कम नहीं जिसे वो भूलना चाहती है, पर वो बार बार उसके सामने आकर उसे डरा जाता है। चाहे वो इस शादी को माने या ना माने, पर दुनिया की नज़रों में वो इंसान उसका पति है और वो पत्नी होने का जो फर्ज निभा रही है उसके बारे में सोचकर उसे कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा आता है। अर्जुन ने आज तक उससे कुछ बात नहीं की, ना अच्छी ना ही बुरी, फिर वो उसे देखते ही क्यों अपना आपा खो बैठती है और ना चाहते हुए भी उसके मुंह से उसके खिलाफ अपशब्द निकलने शुरू हो जाते हैं। इस शादी ने उसे क्या बना दिया है। दूसरों का दुख दर्द समझने वाली रिया आज अपने ही पति का दिल दुखाने का कोई मौका नहीं चूकती। अपने ही घर में अर्जुन की हैसियत नौकरों जैसी थी। उसके पास रहने के लिए छोटा सा कमरा था। दिन भर तो है वो काम में लगा रहता, कभी खेत खलियान संभालता तो कभी जानवरों को। रात को भी देर से घर आता। उसे सबके साथ बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं थी। शायद उसका खाना भी अलग बनता था। घर में नौकरों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसके बिना कोई काम नहीं होता। हर काम के लिए उसे ही पुकारा जाता। सीता जी का व्यवहार उसके प्रति बहुत बुरा था, पर जमींदार साहब भी कहीं पीछे नहीं थे। उस दिन शादी के समय रिया ने उनका जो रूप देखा था, ये रूप उसके बिल्कुल विपरीत था। जहां उस समय वो अपने मुंह से अर्जुन के लिए बेटा बेटा कहते नहीं थक रहे थे, वहीं अब बिना गाली के उससे बात तक नहीं करते थे। मौका मिलने पर हाथ उठाने से भी उन्हें परहेज नहीं था। और अर्जुन जो देखने में काफ़ी ताकतवर था, किसी छोटे मासूम बच्चे की तरह ये सब सहन कर जाता। कभी कभी रिया को तो लगता कि जिसे वो बुरा समझ रही है वो तो खुद हालातों का सताया हुआ इंसान है। इतना सब होने के बाद भी उसका खामोश रहना रिया को अच्छा नहीं लगता। उसकी शांत आंखें और लबों की ये खामोशी उसे कभी कभी बहुत चुभती। उसका दिमाग उसे कहता कि अर्जुन एक अच्छा इंसान है, वो बुरा हो ही नहीं सकता, पर तभी मना कर सवाल खड़े कर देता, ये सब उसका दिखावा है,
वो अच्छा होने का बस ढोंग कर रहा है। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो इस तरह से राघव को गायब क्यों करता। राघव का ख्याल आते ही उसकी नफरत और बढ़ जाती। जब जब उसका दिमाग उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता, मन आकर उसे रास्ता भटका जाता। रिया दिल और दिमाग के द्वंद्व में फंसी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अर्जुन आखिर क्या है चीज। दिल जहां उसे अच्छा मानने को तैयार नहीं था, वहीं दिमाग उसे बुरा स्वीकार करना नहीं चाहता था। ऊपर से बार बार सुमन जी उसे इस शादी को स्वीकार करने की और अर्जुन को अपनाने की सलाह देती। इन सब बातों से उसका दिमाग सुन्न हो चला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। आज सुबह से ही घर में बहुत शांति थी। सीता जी और जमींदार साहब 4-5 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं। वो अपने बेटे राघव की सलामती के लिए अपने कुल देवता के यहाँ प्रार्थना और भंडारा करने के लिए गए हैं। सीता जी नौकरों को सब समझा कर गई हैं और रिया को भी बोल दिया है, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। रिया देख रही है आज सुबह से अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहा। घर की नौकरानी बार बार उसके कमरे के अंदर बाहर हो रही थी। जिज्ञासावश उसने नौकरानी को पास बुलाकर पूछा, क्या हुआ, तुम आज इतनी हड़बड़ी में क्यों हो? आज तो तुम्हें डांटने वाला घर पर कोई नहीं, आराम से सब काम कर सकती हो। और आज ये अर्जुन भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। उसने इधर उधर नजरें घुमाई। एक बात और, तुम बार बार अर्जुन के कमरे में क्यों जा रही हो? नौकरानी उदास स्वर में बोली, बहुरानी, आज अर्जुन भैया की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें बहुत तेज बुखार है। वो अपने कमरे में है। रिया थोड़ा घबरा गई और बोली, तो फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। नौकरानी धीरे से बोली, उनके लिए डॉक्टर को नहीं बुलाया जाता। रिया बोली, तो फिर वो ठीक कैसे होंगे? बस अपने आप धीरे धीरे हो जाएंगे, मुझे नौकरानी ने जवाब दिया। रिया बोली, क्या इस घर में डॉक्टर का आना मना है? नौकरानी बोली, जब राघव भैया बीमार होते हैं तो यहाँ डॉक्टरों की लाइन लग जाती है, पर जब अर्जुन भैया बीमार होते हैं तो उन्हें दवाई तक नहीं दिलवाई जाती। इस घर में किसी को उनकी परवाह नहीं। जब उनकी पत्नी को ही उनकी परवाह नहीं तो और भला किसी और को क्या होगी? उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा। उसकी नज़रों में दर्द और शिकायत दोनों थी। ये सुनकर रिया चुप हो गई और बोली, ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नौकरानी बोली, नहीं बहुरानी, ऐसा गजब मत करना। आप मालकिन का व्यवहार तो देख ही चुकी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि पीछे से डॉक्टर इस घर में आया था तो घर में बहुत क्लेश हो जाएगा। वो आपको भी नहीं छोड़ेंगी और अर्जुन भैया ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके कारण आप पर कोई मुसीबत आए। ये सुनकर तो रिया का दिल धक से रह गया। क्या सच में अर्जुन उसके बारे में इतना सोचता है? कहीं न कहीं ये जानकर उसे खुशी हुई कि अर्जुन को उसकी परवाह है। वो बोली, इस समय वो यहाँ नहीं है, चिंता मत करो, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। नौकरानी बोली, आम मालकिन को जानती नहीं है, यहाँ उनके बहुत से जासूस हैं। वो भोला तो उनका एक नंबर का चमचा है, आते ही नमक मिर्च लगाकर उन्हें सब कुछ बता देगा। रिया ने कुछ देर सोचा और बोली, ठीक है, चलो मैं चल कर देखती हूँ। आज पहली बार वो अर्जुन के कमरे के अंदर गई। ये छोटा सा कमरा था जहाँ चारपाई पर अर्जुन भी बेसुध पड़ा था। उसने अर्जुन का माथा छूकर देखा तो वो तेज बुखार से तप रहा था। रिया ने घबराकर नौकरानी से कहा, जाओ जल्दी से फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर आओ, इनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी होंगी। नौकरानी जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी ले आई और रिया वहीं अर्जुन के पास बैठ गई। उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना शुरू कर दिया। बेहोशी में अर्जुन माँ और राखी नाम पुकार रहा था। रिया ने ध्यान से उसके कमरे में देखा, यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय एक फ़ोटो फ्रेम के, जिसमें 2 बड़े और बच्चे भी थे। अर्जुन को बहुत तेज बुखार था। रिया ने सोचा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर डॉक्टर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकती हूँ। उसने नौकरानी को बुलाया और उसे समझाया, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, इन्हें दवाई की सख्त ज़रूरत है। तब तक तुम इनके सिर पर पट्टियाँ रखती रहना, मैं जल्दी ही दवाई लेकर लौट आऊँगी, तब तक तुम इनका ध्यान रखना। रिया अपने फैमिली डॉक्टर के पास फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बताती है। उसके बाद डॉक्टर की बताई हुई दवाइयाँ वो केमिस्ट से लेकर आती है। किसी को इस बारे में कुछ पता ना चले, इसीलिए वो पहले ही जानबूझकर भोला को खेत खलियान संभालने के लिए भेज देती है। पीछे से नौकरानी लगातार अर्जुन के सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी।
जिसके कारण उसका बुखार कुछ कम हो जाता है। जब तक रिया वापस आती है अर्जुन को होश आ जाता है। घर पहुंचकर वो नौकरानी से कहकर अर्जुन के लिए खिचड़ी बनवाती है और उसे दवाई दे देती है। अर्जुन कुछ नहीं कहता और चुपचाप दवाई खा लेता है। उसके बाद वो उठकर जाने लगता है तो रिया पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन कहता है, कुछ ज़रूरी काम है, सेहत से बढ़कर कुछ ज़रूरी नहीं होता। आज आपको सिर्फ आराम करना है, ये काम तो कोई और भी कर सकता है। आज रिया अर्जुन को डांट नहीं रही थी, पत्नी होने का हक जता रही थी। पहली बार अर्जुन ने उसकी तरफ देखा, दोनों की नज़रें मिली और दोनों चुप हो गए। रिया ज़्यादा देर तक अर्जुन से नज़रें नहीं मिला सकी और उसने नज़रें फेर ली। उसने धीरे से कहा, अब आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ, सब काम संभाल लूँगी। नौकरानी को मैंने सब समझा दिया है, समय पर अपनी दवाई खा लीजिएगा। आज पहली बार रिया और अर्जुन के बीच कुछ बात हुई थी। पहली बार उसने अर्जुन को स्पर्श किया था। आज उसे ये भी पता चला कि अर्जुन उसके बारे में कुछ सोचता भी है। पता नहीं क्यों पर आज रिया को बहुत अच्छा लग रहा था। अर्जुन अब ठीक था और रिया आज पहली बार इस घर से बाहर जा रही थी ये जानने के लिए कि अर्जुन आखिर दिन भर क्या क्या करता है। रिया सबसे पहले पशुओं के बाड़े में पहुंची। उसने देखा सभी जानवर कुछ बेचैन लग रहे थे और तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं। छोटे बड़े कुल मिलाकर 10 पशु थे। उसने वहाँ काम करने वाले बूढ़े नौकर से पूछा, क्या हुआ? क्या आज इन पशुओं को दाना पानी नहीं दिया गया जो ये इतने व्याकुल नजर आ रहे हैं? बूढ़ा बोला, बहुरानी, दाना पानी तो दे दिया है, पर आज सुबह से अर्जुन बेटा इनसे मिलने नहीं आया, इसीलिए ये सब उसके लिए परेशान हैं। जानवर हैं तो क्या हुआ, प्यार की भाषा ये भी समझते हैं। रिया को लगा जैसे ये बात उसके लिए कही गई है। बूढ़ा मायूस होकर बोला, जानता हूँ, आज वो बीमार हैं। रिया बोली, आपको कैसे पता? कुछ और ज़रूरी काम भी तो हो सकता है। रिया नहीं चाहती थी कि बूढ़ा अर्जुन के बीमार होने के बारे में जाने। क्या पता ये भी उसकी सास का जासूस हो। बूढ़े ने रिया की बात दोहराई, ज़रूरी काम? इस घर में ज़रूरी काम उसे नहीं दिए जाते, उसके हिस्से में तो सिर्फ नौकरों के काम ही आते हैं। बूढ़े ने बताया, यही तो एक जगह है जहाँ उसे खुशी मिलती है। ये जानवर ही तो हैं जो उन्हें सच्चा प्यार करते हैं, इसीलिए यहाँ आना वो कभी नहीं भूलते। रिया को लगा ये बूढ़ा नौकर अर्जुन के बारे में बहुत कुछ जानता है, पर क्या वो भरोसे के लायक है? उसने कुछ नहीं कहा और कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वापस घर चली आई। उसने नौकरानी से पूछा, क्या अर्जुन ने खाना खा लिया? नौकरानी ने बताया, जी बहुरानी, भैया ने खाना खा लिया और दवाई लेकर अब आराम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा भी खाना लगा दो। उसने सोचा, अब मुझे भी आराम करना चाहिए, पता नहीं सुबह से किन कामों में उलझी हुई हूँ। नौकरानी ने खाना लगा दिया। रिया खाने बैठ गई, पर उसके मन में बहुत से सवाल थे। उससे नौकरानी ने पूछा, ये अर्जुन के कमरे में किन की तस्वीर है और ये राखी, राखी कौन है? नौकरानी बोली, कमरे में आपने जिनकी तस्वीर देखी वो आपके सास ससुर हैं और राखी और कोई नहीं, अर्जुन भैया की बड़ी बहन थी। रिया ने पूछा, क्या हुआ था उनके साथ? नौकरानी ने बताया, उस दिन अर्जुन भैया का जन्मदिन था। सभी लोग दर्शन करने मंदिर जा रहे थे। भैया अपनी दादी के साथ थे और बाकी परिवार दूसरी कार में था। गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ और तीनों में से कोई नहीं बचा और इस तरह से अर्जुन भैया की दुनिया उजड़ गई। उस समय वो मात्र केवल 6 बरस के थे। बड़ी मालकिन भी बेटे बहू के जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकी और 2 वर्ष बाद वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गईं। इस तरह से अर्जुन भैया बिल्कुल अकेले और अनाथ होकर रह गए। सुनकर रिया को बहुत अफसोस हुआ। इतने छोटे बच्चे के साथ ये अच्छा नहीं हुआ। आगे नौकरानी बोली, इसके बाद अर्जुन भैया की ज़िंदगी बदल गई और वो अपने ही घर में नौकर बनकर रह गए। रिया बोली, क्या अर्जुन के चाचा चाची उससे प्यार नहीं करते? नौकरानी बोली, उनका प्यार तो आप अपनी आंखों से देख रही हैं। हंसना तो छोड़िए, क्या आपने कभी अर्जुन भैया को बोलते सुना है? जी के अलावा शायद ही वो कोई शब्द बोलते हों। उनकी हालत तो हम नौकरों से भी ज़्यादा खराब है। रिया बोली, अपने भाई के बच्चे के लिए इन लोगों के मन में जरा भी दया और प्रेम नहीं, ऐसा कैसे? नौकरानी बोली, शायद अगर सगे होते तो कुछ प्रेम हो सकता था, पर ये अर्जुन भैया के सगे चाचा चाची नहीं हैं। ये एक और झटका था रिया के लिए।
वो सोचने लगी, इस परिवार में आखिर कितने राज दफन हैं जिनके बारे में उसे नहीं पता। अब तो उसकी जिज्ञासा सब कुछ जानकर ही खत्म होगी। वो सोचने लगी, ये लोग कितने बड़े धोखेबाज हैं। ये तो अर्जुन के चाचा चाची भी नहीं हैं। अर्जुन के साथ तो इन्होंने धोखा किया है। उसके साथ भी शादी के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले अनपढ़ अर्जुन से उसकी शादी करवाकर उसकी जिंदगी खराब की और अब उसे झूठे सपने दिखाए जा रहे हैं। जैसे ये धोखेबाज है, ऐसे ही इनका बेटा भी होगा। उसे अपनी सास की कही बातें याद आ रही थी। अर्जुन के प्रति हमदर्दी में लिपटी हुई उसकी बातों के अंदर की नफरत अब वो समझ पा रही थी। कौन जाने राघव के गायब होने में किसका ही षड्यंत्र हो। मेरा इस्तेमाल भी तो ये अर्जुन को दुख पहुंचाने के लिए ही कर रहे हैं, पर मैं इनके हाथों की कठपुतली नहीं जो इनके इशारों पर नाचती रहूंगी। अब रिया के लिए सब कुछ जानना और भी जरूरी हो गया था, ताकि वो अपने भविष्य को लेकर कोई निर्णय कर सके। यहाँ सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी की बात नहीं हो रही थी, एक मासूम इंसान और भी था जिसकी जिंदगी इन्होंने खराब कर दी थी। उसके मन में अर्जुन के लिए हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। नौकरानी ने आगे बताया कि ये लोग पहले बहुत गरीब थे और अर्जुन भैया की दादी के गांव से थे, इसीलिए इनका हवेली पर आना जाना था। और जब ये हादसा हुआ तब हमदर्दी जताने के बहाने ये यहीं डेरा डालकर बैठ गए। दादी उस समय पूरी तरह से टूट चुकी थी और उन्हें किसी सहारे की सख्त ज़रूरत थी, पर इनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। यहाँ आते ही सीता जी ने अर्जुन भैया पर माँ की तरह प्यार लुटाना शुरू कर दिया। एक छोटा बच्चा जिसने अभी अभी हादसे में अपने माता पिता को खोया था, इन लोगों की चालाकी नहीं समझ पाया और वो उनके प्यार को सच समझ बैठा। खुद दादी भी इन लोगों पर भरोसा करने की भूल कर बैठी। अपने पोते के चेहरे पर खुशी देखकर उन्होंने इन लोगों को यही बसा लिया। धीरे धीरे इन्होंने दादी को अपने विश्वास में लेकर सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। जब तक दादी जिंदा रही ये लोग अर्जुन भैया पर जान देते थे, या फिर सच्चाई ये है कि कम से कम नाटक तो करते थे। पर दादी के जाने के बाद इन लोगों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अपने ही घर में अर्जुन भैया बंदी की तरह थे। ना तो वो किसी से बात कर सकते थे और ना ही कोई उनसे मिल सकता था। उन्होंने अपने घर में ही नौकर बना दिया। बचपन से ही अर्जुन भैया बहुत मेहनती और होशियार रहे। पढ़ने में उनकी बहुत रुचि थी, पर इन लोगों ने जानबूझकर उन्हें पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि इनको डर था अगर ये पढ़ लिख गया तो उनके हाथ से सब कुछ जाता रहेगा। अर्जुन भैया आज अनपढ़ नहीं होते, उन्हें अनपढ़ जानबूझकर रखा गया। अगर उन्हें सही अवसर मिलता तो पता नहीं आज भैया कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। कौन जाने वो किसी दफ्तर में बड़े बाबू होते या डॉक्टर। पर उनकी प्रतिभा, उनकी खुशियाँ, उनकी आज़ादी, सब कुछ उनसे छीन लिया गया। कहते कहते नौकरानी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर जाने से पहले शायद दादी को कुछ सूझ आ गई थी। इसीलिए उन्होंने अपने मरने से पहले एक वसीयत तैयार की और अपना सब कुछ अर्जुन भैया के नाम कर दिया। उस वसीयत में साफ साफ लिखा है कि अर्जुन भैया ना तो इस संपत्ति को बेच सकते हैं और ना ही किसी को दान दे सकते हैं। अगर उसे कुछ हो जाता है तो ये सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी जाएगी। शायद यही कारण है जिसकी वजह से अर्जुन भैया अभी तक जिंदा हैं, नहीं तो ये लोग कब का उन्हें। ये कहकर नौकरानी चुप हो गई। नौकरानी ने आगे कहा, जब आप इस घर में आई तो हमें लगा अब अर्जुन भैया के जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। अब उनके पास कोई तो होगा जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांट सके। पर आप भी और वो जैसी ही निकली। आपने भी उन्हें नहीं समझा। एक बार फिर से नौकरानी की आंखें भर आईं। इस बार खाते खाते रिया का हाथ रुक गया। वो बोली, तुम अर्जुन के बारे में इतना सब कैसे जानती हो? नौकरानी ने बताया, आज आप जानवरों के बारे में जिस बूढ़े से मिली थी वो मेरे ससुर हैं और बचपन से उन्होंने ही अर्जुन भैया को पाला है। एक वही है जिसके साथ वो अपने सुख दुख बांटते हैं। यहाँ एक वही है जो उन्हें समझते हैं। रिया बोली, ठीक है अब तुम जा सकती हो। वो अपने कमरे में आ गई। दोपहर हो चुकी थी पर उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये सब जानने के बाद तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। वो सोच रही थी क्या वो अर्जुन के साथ सही कर रही है। उसके मन में अर्जुन के लिए इतनी नफरत कहाँ से आई? ये सब उसकी सास की देन थी। क्या उसकी माँ ठीक कहती है? उसे इस शादी को अपना लेना चाहिए। क्या अर्जुन को एक अवसर भी नहीं देना? उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी?
पता नहीं वो क्यों अपनी तुलना अपने सास ससुर के साथ करने लगी। जैसे उन्होंने अर्जुन की सारी खुशियाँ छीन ली, वो भी तो ऐसा ही कर रही है उसके साथ। जो भी परिस्थितियाँ रही हों, पर सच्चाई यही है कि आज अर्जुन उसका पति है और पत्नी होने के नाते उसे अर्जुन को जो खुशियाँ देनी चाहिए थी, क्या वो उसे दे रही है? उसने खुद को आईने में देखा, सच बड़ा दुखद था। ठीक है, उसके साथ धोखा हुआ, पर अर्जुन को भी कहाँ न्याय मिला। रिया के मन में सवालों का तूफान खड़ा हो गया, पर जल्दी ही उसने खुद को समझाया, नहीं, मैं अर्जुन को कभी अपना पति नहीं मान सकती, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अब सब जानने के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी थी कि ये शादी सिर्फ एक नाटक थी। पर जो भी हो, वो अर्जुन की सहायता जरूर करेगी, उसे उसका सब कुछ वापस लौटा कर रहेगी। इन लोगों ने जो धोखा उसके साथ किया है, उसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। उसने फैसला किया, अभी वो अर्जुन के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगी और उसके बाद आराम से फैसला करेगी। इस कहानी का दूसरा पार्ट कल आपको मिलेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।